दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 22 फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो एग्ज़ाम से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो आगे बढ़ने से पहले, बाकी बातें करने से पहले एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स आपसे 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिनमें से कोई एक सेक्शन आपको चूज करना होता है कि आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे। उसके बाद आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं, 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंदर से आपके सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं उनकी क्वेश्चंस की, तो 25 इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 इसके और 25 इसके, और टोटल यहां पर 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, 100 सवालों के साथ ही एक नंबर का, यहां पर एक नंबर का एक सवाल आपका होता है, और इसी के साथ ही 25 25 25 और 25 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इस सारे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट यहां पर दी जाती हैं। और नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। कि मतलब अगर आपने एक सवाल सही किया है, उसका एक नंबर आपको मिल गया, उसके बाद 0.25 की नेगेटिव है, मतलब कि आपने एक सवाल गलत किया, उसके बाद दूसरा सवाल गलत किया, तीसरा सवाल गलत किया और फोर्थ सवाल गलत किया। मतलब कि जैसे ही आपके 4 सवाल गलत हुए, आपने टोटल 5 सवाल सोल्व किए, एक सही करने का एक नंबर मिला और 4 आपने गलत कर दिए, तो ये चारों मिलकर इस सही को भी काट देंगे। मतलब 4 गलत होने पर एक नंबर जो आपका है वो माइनस में किया जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 4 अगर आपके सवाल गलत होते हैं तो डायरेक्ट आपका एक नंबर वहां से घटा दिया जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर, जो गलतियां बच्चे करते हैं वो करते हैं इस ऊपर वाले सेक्शन के अंदर की क्या चुना जाए, हिंदी चुनी जाए या इंग्लिश चुनी जाए। बहुत बार क्या होता है कि यू आर गुड इन इंग्लिश और यू आर गुड इन हिंदी, लेकिन आप किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को तो ये अच्छी है या मैं ये अच्छी हूँ, आप गलत चॉइस कर लेते हो और उसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस सेक्शन को वहां पर सेलेक्ट करेंगे, किस सेक्शन को आपको परफॉर्म करना है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं और आपको समझ में हिंदी अच्छे से आती है तो भाई आप हिंदी की तरफ जाइए। और अगर आपको लगता है कि हिंदी में नहीं कर पाऊंगा बट मेरी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश को कैसे ना कैसे मैं निकाल दूंगा, तो आप इंग्लिश की तरफ जाइए। यहां पर आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ वाला क्या कहेगा, मेरे बाहर वाले क्या कहेंगे, तू तो हिंदी को चूज कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है। कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम में जो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो वो चीज आपको चूज करनी है। आप अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी में मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं उतना अच्छा अचीव कर लूंगा कि हिंदी में से मैं 25 में से मैं 23 नंबर तक ला सकता हूं, और इंग्लिश को आप चूज करके अगर वहां पर आपके पास ऑप्शन आता है 20 नंबर तक भी आप कर सकते हो, तो भी आप 22 नंबर या 23 नंबर, 2 नंबर के लिए भी आप हिंदी के साथ जाना, क्योंकि एक एक नंबर की मारामारी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये आपको मैंने यहां पर सबसे पहली बात समझा दी है कि चूज आपको क्या करना है, जो जिसके अंदर आप बेस्ट हो। अब दूसरी अगर हम यहां पर बात करें कि टॉप हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से जिसमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो यहां पर आप हिंदी और इंग्लिश, ऑलवेज आप किसी भी एग्जाम में देखना जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है ना, वो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं आपके। तो यहां पर फर्स्ट नंबर पर आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो कि अगर आप 25 हैं तो आप यहां पर 22 प्लस भी यहां पर स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, यहां पर आप सेकंड नंबर पर इसके अंदर अच्छा फोकस करके, अच्छा आप इसमें मेहनत करके आप इसमें भी नंबर ले सकते हो, 22 प्लस तक आप यहां पर जा सकते हो। तो अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स की बात करते हो तो 100 में से 44 प्लस नंबर तो आप इन 2 ही सब्जेक्ट से यहां पर निकाल रहे हो। ठीक है, अब बाकी बच गए इंटेलिजेंस और आपके पास एप्टीट्यूड वाला। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं तो ये आपका हो गया रीजनिंग। ठीक है, इसको आप रीजनिंग भी बोल सकते हो। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग के अंदर भी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स के अंदर अच्छे हैं, तो जिनकी रीजनिंग भी अच्छी है, मैथ्स भी अच्छा है, और जिसके लिए जीके और हिंदी और जो आपकी इंग्लिश है अगर वो भी अच्छा है, तो वो यहाँ पर मांग सकते हो कि आप उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो यहाँ भी आप 22 प्लस आराम से निकाल सकते हो, या 22 के करीब तो आप निकाल ही लोगे। अगर आप इसे थोड़ा सा भी कम कर लेते हो तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी
गुड स्कोर होगा। और 44 के अंदर अगर मैं आपके 22 और जोड़ देता हूं तो आप 66 नंबर इन 3 सब्जेक्ट से आप यहां पर कर सकोगे। अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की, तो इस बार इसके अंदर जो सिलेबस है वो अनकंफर्म है कि आपसे इसके अंदर क्या पूछा जाएगा। यहां पर आपको एक तरह से अनुमान ही आप लगा सकते हो कि मुझसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, मुझसे जीएस पूछा जाएगा, क्या मुझसे पूछा जाएगा, कुछ मैथ्स का पूछा जाएगा, कुछ मुझसे एड्रेस वेरिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या यहां पर पूछा जाएगा। ये वाले सेक्शंस के अंदर आपके पास अभी आप इसके अंदर जो है जो इसका सिलेबस है वो भी मैं आपको एक अजम्पशन बेस्ड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट इसके अंदर अभी आपके पास जो है वो संशय की स्थिति है। इसके अंदर भी अगर आप जो अगर तैयारी भी कर लेते हो और आप इसके अंदर 16 to 18 नंबर तक भी लेकर आ जाते हो तो आपका स्कोर यहाँ पर 66 प्लस में अगर 18 मांगता हूँ तो यहाँ पर हो गया आपका 4 4 6 7 1 84। आउट ऑफ 100 आप 84 या 85 का स्कोर यहां पर कर रहे हैं, दैट्स ए गुड स्कोर। आपको एक ऐसी ही रणनीति बनानी है कि आपको किसके अंदर आप स्ट्रोंग हैं। आपको अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रोंग है तो आप हिंदी इंग्लिश के साथ अपनी रीजनिंग को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाइए और इनके साथ आप अपने को मैथ्स को भी ठीक करके यहां पर चलिए। अब एक बात और यहां पर आती है कि यहां पर किससे आपको फायदा मिलेगा। यहां पर इस एग्जाम के अंदर सीआरपीएफ के अंदर आपको फायदा मिलेगा ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स को कवर करने में, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाने से ज्यादा हर एक लाइन का मतलब समझने की, मैथ्स में परसेंटेज कैसे करते हैं, ब्लड रिलेशन अगर आपका है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये नॉलेज है कि आप हर चैप्टर में से अगर आप ये जानते हैं कि सवाल अगर कोई आ गया तो आप उसको परफॉर्म कैसे करेंगे बजाय छोड़ने के, तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप यहाँ पर कीजिए टॉपिक्स को कवर करने की, और उसके बाद जब टॉपिक कवर हो जाए तो आप मॉक वगैरह या और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर आप स्विच कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डाउट्स, अपने टॉपिक सारे क्लियर कर लेना, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में 100% यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक छोटी सी बस आपके लिए एक एनालिसिस था, एक छोटा सा आपके लिए कुछ ऐसी चीजें थी जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताइए कि हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप अगर फॉलो करते हैं, टाइम का शेड्यूल बनाते हैं, अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाते हैं, तो आप 100% एग्जाम को क्रैक यहाँ पर कर लेंगे। और एग्जाम को हल्के में बिल्कुल मत लेना, इसका एग्जाम काफी अच्छा आपको लेवल वाइज देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी में आप जुट जाइए, तैयारी अच्छे से कीजिए, लगे रहिए, टॉपिक्स डाउट्स को क्लियर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट वाइज भी डाउट होते हैं तो भी आप मुझसे उससे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं फनलर्न बाय अनुज, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं फनलर्न बाय अनुज। वहां से आपके मैं डाउट्स को क्लियर करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।